हेलो, नमस्ते, वेलकम। मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद, बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इकोनॉमी स्पेशल बैच की ये आज अंतिम क्लास है। इकोनॉमी स्पेशल बैच को हम पूरा कर चुके हैं और इस इकोनॉमी स्पेशल बैच में इकोनॉमी से संबंधित सभी टॉपिक्स की विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसे सभी टॉपिक्स जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी की हमने विस्तार से चर्चा की है और सभी को YouTube पर पूर्णतः निःशुल्क हमने उपलब्ध कराया है। तो ये इकोनॉमी स्पेशल बैच पूर्णतः निःशुल्क सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहने वाला है हमारे YouTube चैनल मीमांसा क्लासेस पर। एक प्लेलिस्ट इकोनॉमी स्पेशल बैच नाम से हमने बना रखी है, उसमें जाके क्रम से आपको इकोनॉमी की सभी क्लास प्राप्त हो जाएंगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क। तो आज बड़ी स्पेशल क्लास हमारी रहने वाली है। स्पेशल मैं क्यों कह रहा हूं, विशेष में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज इकोनॉमी स्पेशल बैच की अंतिम क्लास है। एक बैच को हम सफलतापूर्वक पूरा आज करने वाले हैं और इस कड़ी में आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी विश्व बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना होती है, देखिए किसी भी वैश्विक संस्था की जो स्थापना होती है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना के पीछे भी एक बड़ी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो थी विश्व युद्ध। जब विश्व युद्ध छिड़ा होता है तो भारी विनाश होता है, जिससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। तो सभी देशों को क्या होता है, आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि वैश्विक रूप से आर्थिक जो स्थिरता है उसको प्रदान करने के लिए या आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए एक संस्था की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार के आवश्यकता के अनुरूप 1944 में सभी देश मिलकर यह निर्णय लेते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कि हां, ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी और दो संस्थाएं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक नाम से दो संस्थाएं यहां स्थापित की जाती हैं। तो वर्ल्ड बैंक स्थापित होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होती है, विश्व युद्ध से जो तहस नहस हो चुकी होती है वैश्विक व्यवस्था, उसको पुनः उबारने के लिए इसकी स्थापना होती है। और जब यह स्थापित होता है तो इसका नाम IBRD रखा जाता है, ना कि विश्व बैंक। IBRD का तात्पर्य है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो कि विश्व युद्ध के कारण पूरी तरह तहस नहस हो गई थी, उसके रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए इस संस्था की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से होती है। और इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर होता है वो वाशिंगटन में स्थापित किया जाता है। वाशिंगटन USA अमेरिका में स्थापित किया जाता है। WTO का जो मुख्यालय था वो कहां था, हमने देखा था जिनेवा में। जिनेवा कहां, स्विट्जरलैंड में। जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का जो मुख्यालय है वो कहां है, वाशिंगटन अमेरिका में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के सदस्यों के बारे में और उनके मताधिकार के बारे में। तो जो सदस्य हैं वो IMF के, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 189 सदस्य हैं। और किसी भी देश को यदि विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो उसको एक शर्त पूरी करनी होती है। क्या शर्त पूरी करनी होती है कि पहले उसे IMF की सदस्यता लेनी होती है। तो विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए केवल वही देश क्या है, योग्य है, जो पहले से IMF के सदस्य हैं। अब हम बात करेंगे कि विश्व बैंक के सदस्यों को मताधिकार कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो सभी जो सदस्य देश हैं उनको दो प्रकार के मताधिकार प्राप्त होते हैं, सामान्य और एक अतिरिक्त। सामान्य प्रकार का जो मताधिकार प्राप्त होता है वो सभी सदस्यों को प्राप्त होता है, चाहे वर्ल्ड बैंक में वो किसी प्रकार का योगदान दे या न दे। वर्ल्ड बैंक का जो कोष होता है उसमें किसी प्रकार का योगदान कोई सदस्य दे या न दे, सभी को सामान्य मताधिकार तो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत प्राप्त होता है। परंतु ऐसे सदस्य जो क्या देते हैं, विश्व बैंक के विश्व बैंक कोष में योगदान देते हैं, उनको अलग से एक मताधिकार मिलता है जिसे एडिशनल वोटिंग पावर
या अतिरिक्त मत शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है, सदस्यों को किस प्रकार के मताधिकार वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, इसकी हमने बात की। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं विश्व जो बैंक है वो कुछ समूहों से मिलकर बना है, कुछ संस्थाएं मिलकर क्या बनाती हैं, वर्ल्ड बैंक समूह बनाती हैं। तो वर्ल्ड बैंक समूह के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं, पहली IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरी IDM इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरी IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथी MIGA मीगा के नाम से इसे जाना जाता है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और पांचवी ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 संस्थाएं मिलकर क्या कहलाती हैं, विश्व बैंक समूह कहलाती हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाती हैं। एक एक संस्था को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विश्व बैंक समूह का एक भाग है ये, और इसका जो कार्य है वो क्या करना है, ऋण देना। किसको ऋण देगा, ये मेंबर कंट्रीज यानी वर्ल्ड बैंक के जो सदस्य हैं उनको क्या देता है, ऋण देता है। और किस दर पर देता है, सॉफ्ट रेट यानी कम दरों पर, कम ब्याज दर पर क्या देता है, ऋण देता है। साथ ही साथ क्या देता है, ये ग्रांट्स देता है। किसको देता है, अनुदान देता है। अनुदान किसको देता है, ऋण भी देता है। ऋण किस दर पे दिया जाता है, कम ब्याज दर पर। अनुदान का तात्पर्य क्या है कि किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता है, और ये जो अनुदान दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, मिडिल इनकम और पुअर कंट्रीज को। जरूरी नहीं है कि सदस्य देशों को ही, गरीब देशों को क्या दिया जाता है। तो IBRD क्या करता है, कम ब्याज दर पर ऋण तो किसको देता है, सदस्य देशों को, और अनुदान कौन से देशों को देता है, गरीब देशों को अनुदान देता है। उसके बाद ये ऋण प्रदान करता है किसके लिए, कुछ अन्य कार्यों के लिए भी। किसके लिए, पहला कार्य ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास के कार्यों के लिए, दूसरा रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए, और तीसरा पर्यावरण सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार से IBRD का कार्य क्या है, सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना, किसको, सदस्य देशों को। दूसरा ऋण प्रदान करना किसको, किस पर्पज के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, मानव विकास के लिए और पर्यावरण सुरक्षा के लिए। इसके अतिरिक्त अनुदान के रूप में पैसा देना किसको, गरीब देशों को। तो ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रमुख कार्य हैं। अगला जो विश्व बैंक समूह का जो संस्था है वो है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे ये ध्यान रखना है आपको, इसे सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। और ये भी क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, लेकिन कैसे ऋण, ब्याज मुक्त ऋण, यानी ये जो ऋण प्रदान करता है उसके बदले किसी प्रकार का ऋण, IDA जो भी ब्याज देगा उस पर किसी प्रकार का ऋण नहीं लेगा। और ये जो ऋण प्रदान किए जाते हैं वो इसके दीर्घ काल के लिए ये ऋण प्रदान करता है। और किन को प्रदान करता है, बहुत गरीब देशों को, बहुत गरीब देशों को। तो इसका तात्पर्य क्या है, IDA किसको ऋण प्रदान करता है, बहुत गरीब देशों को करता है। कितने समय के लिए, बहुत अधिक समय के लिए प्रदान करता है। और कैसा, ब्याज मुक्त। और ये समय जो हो सकता है वो 25 से लेके 40 साल तक का हो सकता है। और इससे ज्यादा भी यदि कोई देश इस अवधि को बढ़ाना चाहे तो 5 से 10 साल का ग्रेस पीरियड भी IDA प्रदान कर देता है। इसीलिए IDA को सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, ऋण देने के अतिरिक्त क्या करता है, ये अनुदान भी प्रदान करता है। और ये अनुदान किसको देता है, पहला HIPC कंट्रीज को। HIPC मतलब हैवीली इन डेब्ट पुअर कंट्रीज, ऐसी गरीब देश जिन पर क्या है, ऐसे देश जिन पर बहुत अधिक कर्ज है। और दूसरा मल्टीलैटरल डेब्ट रिलीफ इनिशिएटिव MDRI के तहत ये क्या देता है, देशों को अनुदान देता है। तो इस प्रकार IDA क्या कार्य करता है उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंस की यदि हम बात करें कि जो IDA पैसा लाता है ऋण के रूप में बांटने के लिए, IDA में हमने देखा IDA और IBRD दो संस्थाओं को हम देख चुके हैं। एक तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। दोनों ही वर्ल्ड बैंक समूह का भाग है। अब दोनों ही क्या करते हैं, ऋण भी देते हैं और अनुदान भी देते हैं। ऋण अनुदान के लिए पैसा लेकर कहां से आते हैं, IBRD इसके लिए जो पैसा लेके आता है
वो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से लेके आता है। इसका क्या तात्पर्य है? IBRD वर्ल्ड बैंक के पास में जो पैसा होता है, वर्ल्ड बैंक ये क्या करता है? निवेश करता है कहां? विश्व के पूंजी बाजार में। किसमें? विश्व के वित्तीय बाजार में। और इस वित्तीय बाजार से ये क्या करके लेके आता है? पैसा जुटाकर लेके आता है। कौन? IBRD। जबकि IDA में आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत क्या किया जाता है? जो ऋण बांटे जाते हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक के पास में या IDA के पास में पैसा कहां से आता है? सदस्य देशों के योगदान से आता है, सदस्य देशों के योगदान से। तो ध्यान रखना आपको, IBRD के पास में पैसा कहां से आता है? वित्तीय बाजार से ये जुटाते हैं, जबकि IDA के पास में पैसा कहां से आता है? सदस्य देशों के योगदान से। अगली संस्था विश्व बैंक समूह की IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है? जो निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र हैं, उनके द्वारा जो क्या किया जाता है? निवेश किया जाता है। अब देखिए, मान लो वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक के मान लो क्या है? सदस्य हैं ABCD, ठीक है। अब ये ए जो देश है ये क्या करना चाहता है? इसकी कोई कंपनी है, यहां पर कोई कंपनी है X, ये ए देश की X कंपनी क्या करना चाहती है? जाके निवेश करना चाहती है C देश में। तो एक देश से दूसरे देश में जब निवेश किया जाता है किसी निजी क्षेत्र या प्राइवेट कंपनी के द्वारा, तो इस निवेश को जो गारंटी या सुरक्षा, निवेश सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन करता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन करता है। और साथ ही साथ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये यहां इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसे वित्तीय जो सुविधा है वो भी प्रदान करने का कार्य कौन करता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यानी एक देश से दूसरे देश में जाके निजी क्षेत्र का कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है? इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे वित्तीय सुविधा प्रदान करने का कार्य इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। अगला जो संस्था है वर्ल्ड बैंक समूह की वो है MIGA। MIGA, अब MIGA का कार्य क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका नाम क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का क्या कार्य होता है? इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं ABCD। अब ये A सदस्य जो है वो क्या करना चाहता है? C देश में जाके क्या करना चाहता है? निवेश करना चाहता है। अब A देश से C देश में जाके निवेश करने के लिए इस A देश वाली जो कंपनी है उसको मालूम होना चाहिए कि C देश में उसके निवेश को क्या सुरक्षा प्राप्त है, तो वो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन देता है? MIGA। और किसी प्रकार के जो पॉलिटिकल रिस्क यहां हो सकते हैं, किसी देश में हो सकता है ये निवेश करे और वहां सरकार बदल जाए और उसका निवेश खराब चला जाए, इसी प्रकार कुछ अन्य ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाए जिससे क्या हो जाए? यहां इसका निवेश बेकार चला जाए, तो उसके लिए जो गारंटी प्रदान करने का कार्य किया जाता है वो विश्व बैंक समूह की मीगा द्वारा किया जाता है। एक देश से दूसरे देश में जाके जब निवेश किया जाता है तो मीगा क्या करती है? वहां की वित्तीय स्थिरता, वहां की राजनीतिक स्थिरता या जो अन्य रिस्क वहां हो सकते हैं निवेश के लिए, उनके बारे में जानकारी देता है। किसको? सदस्य देशों को। यह बात करी हमने MIGA मीगा के बारे में। उसके बाद विश्व बैंक समूह का जो अगली संस्था है वो है ICSID, और इसका जो प्रमुख कार्य है वो है मध्यस्थता करना। किस बारे में मध्यस्थता करना? यदि क्या होते हैं निवेश के संबंध में दो देशों के बीच में, निवेश के संबंध में, निवेश संबंधी विवाद किनके बीच में? दो देशों के बीच में। और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारत विश्व बैंक का तो क्या है? सदस्य है, लेकिन विश्व बैंक समूह की जो संस्था ICSID है उसका भारत सदस्य नहीं है। तो ये थे विश्व बैंक समूह के कुछ विश्व बैंक समूह के कुछ प्रमुख संस्थाएं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं, उनके कार्य, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। अब कुछ तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला तथ्य, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IDA दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक। और जो
पांचों के पांचों संस्थाएं हमने बात की, IBRD, IDA, ठीक है, उसके बाद मीगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इस तरह 5 संस्थाओं की हमने बात की। पांचों मिलकर तो क्या कहलाती हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जबकि वर्ल्ड बैंक कौन सी संस्थाएं कहलाती है? 2 संस्थाएं, IBRD और IDA, दोनों को मिलकर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है प्रतिवर्ष। उस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे विश्व बैंक के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगले बैंक की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक की हमने चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। विश्व बैंक समूह में कौन कौन से संस्थाएं आती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उसके बारे में हमने बात की। भारत उनमें से किन का सदस्य है, किन का नहीं, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय स्तर के कुछ बैंक जो स्थापित किए गए हैं उनके बारे में। इनमें से पहला इस प्रकार का बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है, वो मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, जो कि फिलीपींस में है। मनीला शहर जो कि फिलीपींस में, वहां ADB या एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर है। सदस्य की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के 67 सदस्य हैं और इन 67 सदस्यों में से 48 सदस्य क्या हैं? एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। बाकी सदस्य जो हैं वो इस क्षेत्र से बाहर के हैं। तो हम कह सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में ऐसा जरूरी नहीं है केवल एशियाई देश ही क्या है? सदस्य हैं, कुछ बाहरी सदस्य भी हैं। सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है, सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है किसमें? एशियन डेवलपमेंट बैंक में, वो किसकी है? जापान की है। किसकी है? जापान की है। भारत का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें हिस्सेदारी जो है, या हम कह सकते हैं शेयर जो है या योगदान जो है, वो कितना, कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? ये क्या करता है? विकासशील देशों को, और विकासशील देश कौन से? जो इसके सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड बैंक क्या है? गैर सदस्य देशों को भी सहायता प्रदान करता है, लेकिन ADB केवल सदस्य देशों को सहायता करता है प्रदान। और किन किन चीजों के लिए? गरीबी से उभरने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, साथ ही साथ मानव विकास की सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रदान करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक सदस्य देशों को क्या प्रदान करता है? ऋण प्रदान करता है। तो ये बात करी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसी प्रकार के कुछ अन्य क्षेत्रीय बैंकों की भी हम आगे बात करने वाले हैं। इनमें से एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो संघाई चीन में स्थित है। इसकी जो स्थापना होती है वो 2014 में एक फोर्टोलेजा सम्मेलन होता है। किसका? ब्रिक्स का फोर्टोलेजा सम्मेलन 2014 में होता है। उस सम्मेलन में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। और ये जो बैंक है क्या करता है? ऋण के लिए क्या देता है? ऋण के लिए गारंटी प्रदान करता है। ठीक है। और साथ ही साथ स्वयं भी यदि अन्य जगह से जाकर, जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स की कोई कंट्री जाकर क्या लेना चाहती है? अन्य देश से ऋण लेना चाहती है, तो अन्य देश से ऋण लेने के लिए क्या करता है? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इस देश के बदले क्या करता है? गारंटी प्रदान करता है जहां से ये देश ऋण लेना चाह रहा है उस कंट्री को, कि ये देश ऋण नहीं चुकाएगा तो हम ऋण चुकाएंगे। इस प्रकार की गारंटी प्रदान करता है। साथ ही साथ स्वयं भी ये ऋण देता है। ठीक है ना? किसको देता है? अपने सदस्य देशों को देता है। अपने सदस्य देशों को देता है। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों के अलावा क्या करता है? अन्य विकासशील देशों को भी ये ऋण प्रदान करता है। प्रारंभिक जो इसकी पूंजी थी वो 100 बिलियन के साथ में इस बैंक की स्टार्टिंग हुई थी। और जो वोटिंग पावर की बात करें, मताधिकार की पावर बात करें, तो सभी के सभी को बराबर का मताधिकार क्या करा जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत सभी सदस्यों को बराबर मताधिकार प्राप्त है। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो KV कामत जो कि भारतीय थे वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये बात हुई एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसी प्रकार के जो क्षेत्रीय स्तर के बैंक है उनमें से एक है ALLB। ALLB का तात्पर्य है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां था? मनीला में था। मनीला कहां? फिलीपींस में। उसके बाद में हमने देखा दूसरा जो बैंक देखा था वो न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां? संघाई चीन में। जबकि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर या मुख्यालय भी है तो चीन में ही, लेकिन किस जगह पर है?
बीजिंग में स्थापित है। इसका एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, ये क्या करता है, बूस्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, यानी आर्थिक जो विकास है उसको क्या देता है, गति देता है। कहां, एशिया रीजन में। एशिया में इसका जो प्रमुख कार्य है वो एशिया में आर्थिक विकास को गति देना, ठीक है। और इसके लिए क्या देता है, ये लोन देता है, ऋण देता है। किसको देता है ये, मेंबर कंट्रीज, सदस्य देशों को। और उद्देश्य क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, आर्थिक विकास। प्रारंभिक जो इसकी पूंजी थी वो $100 बिलियन की इसकी पूंजी थी। हिस्सेदारी की बात करें या कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना का है 30%, उसके बाद में भारत का 7.5%। सदस्यों की बात करें तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में कुल जो सदस्य हैं वो 87 हैं इस क्लास के रिकॉर्ड होने के समय तक। अगले जो बैंक है वो है ईसीबी, और ये जो ईसीबी है ये यूरोजोन सेंट्रल बैंक है, यूरोजोन सेंट्रल बैंक। और ये क्या है, एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, कहां की, यूरोजोन की। जो 10 यूरोपियन कंट्रीज हैं, 10 यूरोपियन देश हैं, जो 10 यूरोपियन देश हैं उनकी क्या है, एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, क्या, ईसीबी, यूरोजोन सेंट्रल बैंक, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम संधि द्वारा 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर या मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका स्थापित है। तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ साथ में हम कुछ क्षेत्रीय जो बैंक हैं उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में बात की थी हमने ईसीबी की। उसके बाद में है अगला इस प्रकार का संस्थान ओईसीडी। ओईसीडी का तात्पर्य है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और 34 जो विकसित देश हैं उनके द्वारा मिलकर क्या किया गया है, ये समूह बनाया गया है। इसके हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, यानी वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक वृद्धि को या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इस ओईसीडी संस्था का कार्य है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार का जो अन्य बैंक है वो है ईबीआरडी, जिसका नाम है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1991 में इसकी स्थापना होती है। और 1991 में इसकी स्थापना के पीछे जो कारण था वो था कि 1991 में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध किस किस के बीच में, रशिया और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। उसी की बैकड्रॉप में, उसी की पृष्ठभूमि में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है या हम कह सकते हैं यूरोपियन क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार के लिए ईबीआरडी नाम से एक बैंक स्थापित किया गया। इसका जो मुख्यालय था वो लंदन में स्थापित किया गया। सदस्य देशों की बात करें तो 69 इसके क्या थे, सदस्य थे। भारत भी क्या है, इसमें सदस्य हैं। विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि भारत क्या है, सदस्य है। लेकिन सदस्य होने के बाद भी ईबीआरडी से भारत को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। और ये जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है ईबीआरडी, ये यूरोपियन जो देश हैं उनको और कुछ एशियाई देशों को भी क्या करता है, अपने आर्थिक विकास के लिए सहायता या वित्तीय सहायता या ऋण प्रदान करता है। तो ये बात करी हमने कुछ जो अन्य क्षेत्रीय संस्थान थे वर्ल्ड बैंक के पैरेलल, विश्व बैंक के पैरेलल उनकी। तो इस प्रकार से इकोनॉमी स्पेशल बैच आज की हमारी क्लास के साथ में समाप्त होता है। मिलेंगे फिर से नए विषय के साथ में, एक नए बैच के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।